जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपकी एक्यूरेसी एटलीस्ट 90% से इंक्रीज हो जाएगी। एक्चुअली होता क्या है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत टाइम टेकिंग होता है, बट मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे बहुत ईजिली आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को टैकल कर पाओगे। ठीक है, वीडियो बहुत ध्यान से देखना और आखिर तक देखना। मैं एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल विल लुक इनटू द कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के। पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे लिए गेम चेंजर है। आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस डायरेक्टली होते हैं आरसीज के। ठीक है, विच फेच यू 75 मार्क्स विच इज़ मोर देन 10 मार्क्स ऑफ द कट ऑफ विच इज़ 66। ठीक है, ये गेम चेंजर होने वाला है। सेकंड चीज़ ये सेवियर है। अगर आप मैथ्स में वीक हो, मैथ्स का इशू है, रीजनिंग का इशू है, तो ये आपको सेव करेगा एंड इट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग CSAT ईजिली। ठीक है, तो पहली अपनी क्या स्ट्रैटेजी होगी कि जब CSAT का पेपर आपको मिलेगा तो आपको पहला जो 45 मिनट होगा उसमें आपको आरसीज सॉल्व करने हैं, सारे आरसीज फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ठीक है, जितने आरसीज है आप पेपर में ढूंढ करके 45 मिनट के अंदर 27 to 30 आरसीज होते हैं, वो आपको सारे सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, इन फर्स्ट 45 मिनट्स। ये हमारी आरसीज को लेकर पहली स्ट्रैटेजी होने वाली है। द सेकेंड स्ट्रैटेजी इज़ 50+ मार्क्स आप डायरेक्टली स्कोर कर सकते हो, सिर्फ आप इस वीडियो को ध्यान से समझना। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसको फॉलो करना। 50+ मार्क्स डायरेक्टली फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि देखो हर टाइम आपकी एक्यूरेसी नहीं बैठती, कहीं ना कहीं आप मिस कर जाओगे। आरसीज ऐसी चीज़ है, बट 50+ मार्क्स स्कोर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है CSAT के आरसीज में। आप कोई कैट का एग्जाम नहीं दे रहे हो। ठीक है, देन ओनली PYQs। ओनली PYQs मतलब क्या, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए सिर्फ और सिर्फ UPSC के PYQs करने हैं। कोई कैट का कोई ऐसा अलग से बुक ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ UPSC के PYQs करने हैं फ्रॉम 2015 to 2024। ठीक है, दैट्स इट। आपको इससे ज़्यादा आरसीज के लिए कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इन 3 चीज़ों को अपने दिमाग में रखना। अब आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने को क्या ध्यान रखनी है, अपने को सबसे पहले और क्वेश्चंस देखना है। ठीक है, क्यों देखना है, हम लोग को जितने भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट होंगे पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, हो सकता है उससे अपने को डायरेक्ट आंसर मिल जाए। ठीक है, लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने पैसेज नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंसेज दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। पहली बात तो ये मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस का मतलब क्या हुआ कि आप डायरेक्टली क्या कंसीव कर पा रहे हो पैसेज से। ठीक है, आपको डायरेक्टली क्या कंसीव करो, डायरेक्टली क्या पैसेज आपसे कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ, पहले हम एक्सट्रीम स्टेटमेंट के लिए जाएंगे, है ना। द करेंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ फूड, वेस्टेज ऑफ फूड। ठीक है, क्या है, सोलली रिस्पॉन्सिबल, क्या, फूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमेशा ही गलत होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट मैं ऐसे ही काट सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ठीक है, देन द सेकंड ऑप्शन इज लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेजेस। चलो मान लेते हैं कि लैंड प्रोडक्टिविटी जो है एडवर्सली इफेक्ट हुआ है। चलो अभी हमने पैसेज पढ़ा नहीं है। देन रिडक्शन इन द लॉस ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, देखते हैं, आई डोंट नो। ठीक है, हमने अभी पैसेज नहीं पढ़ा है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल। मतलब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल नहीं है। चलो इसके बारे में भी हमको आइडिया नहीं है, बट हमको ये पता है कि एक जो है ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है। और देखो तुमने सिर्फ फर्स्ट को एलिमिनेट करा एंड यू विल गेट द आंसर 2 and 3। अपने पैसेज अभी पढ़ा भी नहीं था और आपके 2.5 मार्क्स इन। ठीक है, इस तरीके से यू हैव टू सॉल्व आरसीज। अब देखो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, अभी पैसेज हम कब पढ़ेंगे, जब हम वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं एंड वी हैव टू रीड द पैसेज। ठीक है, जब हम आंसर तक नहीं पहुंच रहे हैं, इस तरह अपना क्या होगा, समय बचेगा। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। अब अजम्पशन क्या हुआ, ये इसमें आप थोड़ा ब्रॉड जा सकते हो ना, ब्रॉड सोच सकते हो। The food distribution mechanism needs to be reimagined and made effective to reduce the loss and wastage of food। ठीक है, जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है उसको दोबारा से उस पर बात करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, जिससे
लॉस और वेस्टेज ऑफ फूड थोड़ा कम हो पाए, ठीक है। इंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉस ऑफ फूड इज सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स। मतलब क्या, एक सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉस ऑफ फूड फॉर ऑल सिटीजन, फॉर एवरी सिटीजन ऑफ एवरी सिटीजन। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है अजम्पशन, ठीक है। अब अजम्पशन आपको कैसे पता लगेगा, जब तक आप नहीं पढ़ोगे पैसेज। अब देखते हैं पैसेज पढ़ते कैसे हैं, है ना। तो पहली बात, हमेशा आपके हाथ में एक पेन होना ही चाहिए या पेंसिल, जो भी आप लेके बैठ रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में, और वहाँ पे आप हाईलाइट करोगे कीवर्ड्स को, ठीक है। अब कीवर्ड्स कैसे हाईलाइट करते हैं, अकॉर्डिंग द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1/3 ऑफ द फूड, देखो 1/3 ये क्या है, एक कीवर्ड है। 1/3 ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज लॉस्ट और वेस्टेड ग्लोबली, ठीक है। 1/3 ऑफ द फूड प्रोड्यूस, जो 1/3 फूड प्रोड्यूस हो रहा है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, वो तो लॉस्ट हो जा रहा है या तो वेस्ट हो जा रहा है। फूड इज लॉस्ट और वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चैन, ठीक है। थ्रू आउट द सप्लाई चैन फूड लॉस्ट और वेस्ट हो रहा है, फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन। मतलब क्या कि जहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से लेकर के जो फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन हो रहा है वहाँ तक में फूड लॉस भी हो रहा है और वेस्ट भी हो रहा है, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस, समझा। देन द इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट इन लैंड डिग्रेडेशन बाई अबाउट 45%, ठीक है। जो इंक्रीजिंग वेस्टेज जो इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन 45% से बढ़ गया, मेनली ड्यू टू किस वजह से हो रहा है। तो अब ये तुम्हारा क्या है, कीवर्ड यहाँ से बनना शुरू हुआ, क्यों हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 कॉजेज दिए हैं, डिफॉरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। और देखो ये पहला स्टेटमेंट पढ़ो, करंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। यहीं पे ये गलत हो गया ना, इट इज़ नॉट सोलली रिस्पॉन्सिबल, तो क्या ये सही निकला ना। इसी तरीके से कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट इन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सही नहीं होता है, आप उसको डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हो। देन द एनर्जी स्पेंट ओवर वेस्टेड फूड रिजल्ट इन अबाउट 3.5 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन एवरी ईयर, ठीक है। अब वेस्टेड फूड पे जो एनर्जी स्पेंड होती है, जो खर्च होती है, उससे एटलीस्ट मतलब लीस्ट अबाउट 3.5 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। डीके ऑल्सो लीड्स टू क्या, हार्मफुल एमिशन ऑफ अदर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। और भी हार्मफुल गैसेज भी जो है इमिट होती हैं। एड्रेसिंग द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड इन ऑल फॉर्म इज क्रिटिकल टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ फूड सफिशिएंसी एंड फूड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी रीइमेजिन्ड एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड, ठीक है। अब देखो इस लाइन के बारे में यहाँ पे ही मेंशन किया गया है, क्या लिखा है, एड्रेसिंग द लॉस ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड इज इन ऑल फॉर्म इज क्रिटिकल टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ फूड सफिशिएंसी एंड फूड सस्टेनेबिलिटी। और सेम चीज़ देखो यहाँ पे लिखी है, द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी रीइमेजिन्ड, ठीक है, and made effective to reduce the loss of wastage of food. Then ensuring the reduction of wastage and loss of food is social and moral responsibility of all citizen. पहली बात, एक ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि ऑल सिटीजन की बात हुई। दूसरी बात, क्या कहीं भी पैसेज में मेंशन है कि ये सारे सिटीजन की सोशल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिडक्शन ऑफ एंड वेस्टेज ऑफ लॉस ऑफ फूड? नहीं, कहीं भी मेंशन नहीं है पूरे पैराग्राफ में। हमने पूरा पैराग्राफ देखा, कहीं मेंशन नहीं है। और बहुत सिंपली द आंसर इज़ 1 ओनली, बहुत सिंपली। देखो पहली बात, आपने 2 एक्सट्रीम स्टेटमेंट से ही अपना काम बहुत आसान कर दिया। चलो आ जाओ ऊपर, जो हमने 4th क्यों सही नहीं है ये दिखाते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में कहीं भी बात हुई है, तुम ये बताओ, पूरा तुमने पैराग्राफ पढ़ा, कहीं भी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की बात हुई है? नहीं। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू गो फॉर द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। सबसे पहले जाओ ऑप्शंस देखो, स्टेटमेंट देखो कौन सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, उसको हटाओ। देन अगर अजम्पशन वाले क्वेश्चन है, गो थ्रू द पैराग्राफ को समझने की कोशिश करो और थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर देखो। देखो इसमें क्या, एड्रेसिंग द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड, आपने ब्रॉडर देखा और आपने इसको सही करा स्टेटमेंट को, ठीक है। यहाँ आपने देखा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और सीधे आप इसको क्रॉस कर दिया। आई होप आप समझ पा रहे होगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो तो पैसेज 2 हमारा पहला ट्रिक क्या कि हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्लुएंस, मतलब क्या कि पैराग्राफ हमसे क्या कन्वे करना चाहते हैं। आप देखते हैं हम क्या इसमें कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है या नहीं है।
सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग, बिना बजटरी बैकिंग के सेंट्रल बैंक जो इन्फ्लेशन कम नहीं कर सकती है, ठीक है, हमने देखा है, ये कोविड के टाइम पे भी देखा है। द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन द फिजिकल पॉलिसी परस्यूड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो फिजिकल पॉलिसी पे बहुत हद तक डिपेंडेंट होती है जो गवर्नमेंट परस्यू करती है फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा जेनेरिक स्टेटमेंट है, कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही होगा। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, जब कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं मिला अपने को जाना है पैसेज पे और पैसेज देखना है कि एज इन्फ्लेशन राइजेज इवन गवर्नमेंट प्रीवियसली कमिटेड टू बजट डिसिप्लिन आर स्पेंडिंग फ्रीली टू हेल्प हाउस होल्ड। अब इसमें कह रहा है जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पहले जो गवर्नमेंट बजट डिसिप्लिन को फॉलो कर रही थी वो भी अब बहुत फ्रीली स्पेंड कर रही है टू हेल्प हाउस होल्ड, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। हायर इंटरेस्ट रेट्स अनाउंस्ड, ठीक है, पहले तो एक चीज़ को, एक कीवर्ड को हाईलाइट करेंगे क्या, कि गवर्नमेंट प्रीवियसली कमिटेड टू बजट डिसिप्लिन स्पेंडिंग फ्रीली टू हेल्प हाउस होल्ड, ठीक है। देन हायर इंटरेस्ट रेट अनाउंस बाई सेंट्रल बैंक्स आर सपोज टू हेल्प प्रोड्यूस मॉडेस्ट फिजिकल ऑस्टेरिटीज बिकॉज टू मेंटेन स्टेबल डेट वाइल पेइंग मोर टू बोरो गवर्नमेंट मस्ट कट स्पेंडिंग और रेज टैक्सेस। सिंपली ये कहना जा रहा है कि सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स हाइक करी हैं, क्यों, क्योंकि ज़्यादा पे करने पड़े फॉर टू टेक डेट, है ना, टू बोरो, है ना, तो गवर्नमेंट मस्ट कट स्पेंडिंग और रेज टैक्सेस, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि अपने एक्सपेंडिचर को कट करना पड़ेगा और टैक्सेस को बढ़ाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो जाती है क्या, कि सेंट्रल बैंक कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग, ठीक है, बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट को सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वही देखो, विदाउट फिजिकल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लॉसेज ट्रैक्शन, समझे, यहाँ पे आंसर तुमको मिला, सेंट्रल बैंक कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग, द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन द फिजिकल पॉलिसीज परसूड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ऑप्शंस तुम्हारे सही होते हैं। देखो मैंने क्या बोला था कि आप पहले ही आंसर निकाल सकते हो बिना पढ़े हुए, है ना, इस तरीके से। जहाँ आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट ना मिले वहाँ पे जाकर के आप ऊपर एक बार पैसेज पढ़ लो, मोस्ट प्रोबेबली चांस कि वो स्टेटमेंट आप सही करके आओगे, ठीक है। देन चलो आगे देख लेते हैं एक बार। हायर इंटरेस्ट रेट्स बिकम इन्फ्लेशनरी नॉट डिस्फ्लेशनरी बिकॉज दे सिंपली लीड गवर्नमेंट टू बोरो मोर टू पे राइजिंग डेट सर्विसिंग कॉस्ट। तो देखो यहाँ पे होगा क्या कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जो है वो यहाँ पे इन्फ्लेशनरी हो जाता है, ना कि डिस्फ्लेशनरी। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट ने बोरो किया है उसको पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोरो तो करना ही पड़ेगा, है ना, तो गवर्नमेंट बोरो करेगी ही करेगी टू पे राइजिंग डेट सर्विसिंग कॉस्ट। देन द रिस्क ऑफ मॉनेटरी अनमोरिंग इज ग्रेटर व्हेन पब्लिक डेट राइजेज, तो मॉनेटरी अनमोरिंग कब बढ़ जाती है, जब पब्लिक डेट जो है बढ़ने लगती है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बिकम मोर इंपॉर्टेंट टू बजट डेफिसिट, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे द आंसर इज बोथ 1 and 2 आया। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ देखते हैं। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन, अब अजम्पशन की बात है थोड़ा हम ब्रॉडर सोचेंगे, हैज़ बीन मेड फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट्स आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्राइजेस, ठीक है। देन अलग अकेले एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया, तुरंत उसको सर्कल कर लो। हायर प्राइजेस डू नॉट इफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, देखो पूरे तुमने पूरा ये पढ़ा, इसमें क्या कहीं भी गवर्नमेंट बॉन्ड की बात भी हुई है, कहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड कहाँ से आ गया, सो द आंसर इज डी। देखो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला यहाँ भी वर्क किया, ठीक है, 2.5 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से तुम आराम से स्कोर कर सकते हो, आराम से अपनी एक्यूरेसी एटलीस्ट 90% बढ़ा सकते हो। और तुम्हारा समय कितना बचा है तुम ये देखो, तुम ये वाला क्वेश्चन तो बिना ये पढ़े भी सॉल्व कर सकते थे, क्यों, जहाँ फंसो सीधे तुम एक बार देखो और इसमें तुम अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लो सिंपली, ठीक है। चलो एक और पैसेज देख लेते हैं थोड़ा अलग टाइप का, है ना। सो देखो पहले क्या करेंगे, हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आएंगे, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, मतलब पैसेज क्या डायरेक्टली कन्वे कर रहा है, इसको हम देखेंगे पैसेज को बाद में, पहले एक बार ऑप्शन देखते हैं। करिकुलम ऑफ अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है, बहुत ही जेनरिक सा, बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट है, बिना छेड़े हम आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, मतलब पूरा पूरा ब्लेम सीधे सीधे ब्यूरोक्रेसी पे डाल दिया जा रहा है फॉर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन प्लानिंग,
ठीक है, बहुत चांसेस है कि ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। ठीक है, चलो एक बार आगे देख लेते हैं। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इन इंडिया द मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इज अ लोकल अफेयर विद अ क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट फंड। इसमें सीधे इनसफिशिएंट फंड की बात कर रही है, फंड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अर्बन एरियाज में प्लानिंग नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब फंड लिटरली, ठीक है, वो एक अर्बनाइजेशन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी आता है, पैसा भी आता है, फंड भी आता है। ठीक है, तो ये लोकल अफेयर है और क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट फंड, बिल्कुल रबिश। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगा बहुत हद तक चांसेस। देखो आप इस तरीके से भी पता कर सकते हो। अभी मैंने पैसेज पढ़ा भी नहीं है और मैंने एक आइडिया ले लिया है कि ये स्टेटमेंट तो गलत होगा। ठीक है, हो सकता है। विद हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन आर अर्बन एरियाज प्लान डेवलपमेंट इन देम इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, चलो एक बार को मान सकते हैं ये भी स्टेटमेंट सही हो सकता है। ठीक है, कि ड्यू टू पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन प्लान डेवलपमेंट थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो डी और ए इसमें से चांसेस है होने के, बी में डाउट है बहुत ज़्यादा, सी तो नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाओ देखते हैं पैसेज। देखो मेरे को इतना टाइम लग रहा है करने में क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, बट इतना टाइम टेकिंग है ही है नहीं, आप बहुत जल्दी आराम से कर सकते हो। ठीक है, आप ट्राई करना फिर मेरे को बताना जहाँ इशू। देन टुडे ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, then today if we consider cities such as New York, London and Paris as some of the most iconic cities in the world, it is because plans carrying a heavy system approach were imposed on their प्रीसेंट्स। ठीक है, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, पेरिस हो गया, लंदन हो गया। ठीक है, तो मोस्ट आइकॉनिक सिटीज़ हैं ये दुनिया की। क्या मैटर करता है, तो इनकी अर्बन प्लानिंग ऑफ दी सिटीज़। ठीक है, the backbone of this system theory is the process of translating social, spatial and cultural desirable into mathematical models using computing, statistics, optimization and algorithmic way of formulating solving problems। ठीक है, तो क्या है कि सिंपली ये कहना चाह रहा है कि जो सोशल और कल्चरल डिज़ायरेबल्स है उसको आप मैथमेटिकल मॉडल्स में कन्वर्ट करो और उसके हिसाब से प्लानिंग करो। ठीक है, उसको कंप्यूट करो, स्टैट्स यूज़ करो, है ना, एल्गोरिदम यूज़ करो और उसको उस तरीके से अर्बनाइजेशन के, अर्बन प्लानिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। द अर्ली यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वेस्ट विच बिगेन टू ट्रेन प्रोफेशनल इन प्लानिंग spawned some of the most ingenious planners who were experts in these domains. This was because these very subjects were observed into the planning curriculum and had its root in the social science, geography and architecture. Planning in India and its education differ from the West. ठीक है, समझा आपको क्या कि बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट से आते हैं, बहुत डिफरेंट रूट से आते हैं, लाइक सोशल साइंस, ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर, है ना, तब जाके एक बेहतरीन तरीके की प्लानिंग हो पाती है। उस टाइम के प्रोफेशनल, जो पुराने प्रोफेशनल्स थे, उनको उस तरीके से ही ट्रेन किया जाता था। ठीक है, अब देखो आपको पढ़ के लग रहा है कितनी डाइवर्सिटी है। सोशल, स्पेशल, कल्चरल डिज़ायरेबल को आप मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर रहे हो, स्टैट्स यूज़ कर रहे हो, एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हो, सोशल साइंस यूज़ कर रहे हो, ज्योग्राफी यूज़ कर रहे हो, कितनी डाइवर्स चीज़ें चाहिए फॉर प्लानिंग। अब आ जाओ यहाँ देखो, करिकुलम ऑफ अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी। देखो इंटरडिसिप्लिनरी है ना, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर, ये क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। ठीक है, एंड दिस इज़ द आंसर। इस तरीके से यू कैन रीच द आंसर वेरी ईजिली। ठीक है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव मेड। अजम्पशन मतलब क्या हुआ कि आपको थोड़ा ब्रॉड सोचना है। इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विद नॉलेज रेलिवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिसेस। इंडिया को नए जनरेशन अर्बन प्रोफेशनल की ज़रूरत है। ठीक है, विद नॉलेज, जो नॉलेज है उनका क्या है, रेलिवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिसेस। Then, Indian University at present have no capacity or potential to impart training in system approach। ठीक है, मतलब प्रेजेंट इंडियन यूनिवर्सिटी के पास कोई कैपेसिटी नहीं है। मतलब क्या कि एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बहुत ही निगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हो बहुत ही ईजिली। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, अजम्पशन का मतलब पहले शुरू से आपको बोला कि आपको थोड़ा ब्रॉड सोचना है। ठीक है, इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल। देखो यहाँ पे डायरेक्टली ये बोला भी हुआ है क्या कि द अर्ली यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट बिगैन टू ट्रेन प्रोफेशनल इन प्लानिंग। मतलब क्या कि ऐसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है हमको विद नॉलेज रेलिवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिसेस, जैसे इनको ट्रेन किया जाता था। तो द आंसर इज़ वन ओनली। समझा, क्लियर है।
इस तरीके से आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन को देखना है। इस तरीके से ही 2015 से लेकर के 2024 तक सारे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस करने हैं। यू विल एंड अप कवरिंग मोर देन 300 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन टिल द एग्ज़ाम। अगर आप चाहते हो मैं यूट्यूब चैनल पे कवर करूँ तो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको ये बोलना ही होगा, ठीक है, तभी मैं करूँगा। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कवर कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल पे आपको ये PDF भी मिल जाएगा और वहाँ पे जाना, वहाँ पे हम डेली RCs प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो डेली RCs प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। पढ़ाई करो, बाय बाय।